हेलो बच्चों, मैं अमन प्रजापति आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं, जिसमें हम संख्या पद्धति प्रश्नावली 1.2 के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको 1.1 पढ़ा रखा है। जिसने मेरा पहला वाला वीडियो नहीं देखा, जाके इस वीडियो में देख ले। मैंने एक एक सवाल को स्टेप बाय स्टेप बता रखे हैं। आइए चलते हैं प्रश्नावली 1.2 में। तो प्रश्नावली 1.2 में चलने से पहले मैं आपको इसके बेसिक चीज़ें बता दूं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको प्रमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या सब मैंने बता रखी थी। पर इस वाले वीडियो में हम जानेंगे कि प्रमेय संख्या क्या होती है। कंप्लीटली अप्रमेय संख्या, ठीक है ना। प्रमेय संख्या मैंने आपको बता ही रखी थी। अप्रमेय संख्या किसे कहते हैं ये देखते हैं। जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। क्या कह रहा हूं मैं? जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। जहां P और Q पूर्णांक है वह Q डज नॉट इक्वल 0 है। तो आप समझ रहे होंगे कि जैसे मतलब कोई संख्या मैं लिख दूं, जैसे मैं लिख दूं आपका 3/4 या 2/8। ये जो संख्या मैंने लिख रखी हैं ये आपकी प्रमेय संख्या हो जाएगी, अप्रमेय नहीं होगी। अब अप्रमेय संख्या कौन कौन सी होती हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि संख्या मैं दे दूँ आपको √2। समझिएगा ध्यान से। √2 में जो संख्या दी जाती है, अगर उसी संख्या को 2 बार लिख दिया जाए गुणा करने पर, तो आपकी प्रमेय संख्या का रूप हो जाती है। जैसे √2 है, √2 को मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 × 1 लिख सकता हूँ। इतना ही लिख सकता हूँ और कोई संख्या दे ही नहीं सकता। तो ये क्या हो जाएगा, अगर इसका मैं गुणा फिर से कर दूंगा तो √2 ही निकल के आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगी आपकी अप्रमेय संख्या। बहुत सारे उदाहरण लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, एक एक समझाएंगे। अब जैसे अगला दे दूँ √3, तो √3 को मैं 3 × 1 लिख सकता हूँ। तो इसका अगर मैं गुणा करूँगा तो √3 ही आ जाएगा। तो ये भी आपकी अप्रमेय संख्या हो जाएगी। अगला जैसे मैं 4 ले लूँ, तो √4 को मैं √2 × 2 लिख सकता हूँ, मतलब 2 × 2 लिख सकता हूँ। और यहाँ ध्यान दीजिएगा, √2 के अंदर जो भी संख्या लिखी होती है, अगर वो 2 बार लिखी है, जैसे 2 बार लिखा है, 4 भी 2 बार लिखा है, 5 भी 2 बार लिखा है, तो जो भी संख्या लिखी होती हैं उसमें क्या करते हैं, उनका जोड़ा बन जाता है, उनमें से एक बाहर हो जाता है। कंप्लीटली समझ में आया? तो यहाँ पर क्या निकल के आया, 2। तो √4 जो है उसका जो है, अगर मैं गुणनखंड करूँगा मैं तो 2 × 2 आ जाएगा। कहने का मतलब मैं इससे 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। स्क्वायर से √ खत्म हो जाता है, ठीक है ना। तो इसमें से एक 2 बाहर मैंने निकाल लिया। जो 2 बाहर मैंने निकाल रखा है ये आपकी क्या हो जाएगी, प्रमेय संख्या हो जाएगी। समझ में तो आ ही रहा होगा आप लोगों को, फिर भी मैं अभी आगे और बताता हूँ। जैसे √5 हो गया, √5 को मैं 5 × 1 लिख सकता हूँ। अगर गुणा भी कर दूंगा तो √5 ही निकल के आएगा। अप्रमेय संख्या ही है। क्यों? क्योंकि √ के अंदर है, ठीक है ना। और भी हैं उदाहरण, √ और हो गया √8 हो गया। तो इसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 2 का 2 में 4, 4 का फिर 2 में तो 8। अब इनमें क्या है, इसमें 1 2 का जोड़ा बन रहा है, तो उससे से 1 2 बाहर निकाल लिया, परंतु 1 2 बच रहा है ना आपका। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 √2। ये पूर्ण रूप से नहीं टूटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अप्रमेय संख्या हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। इस प्रकार ऐसी कोई भी संख्या दे दे, √ के अंदर है और वहाँ पर आपको दिख रहा है, अगर आप उसके फैक्टर कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, अगर उसके जोड़े बन रहे हैं और जोड़े में से अगर एक बाहर निकल आ रहा है और कुछ शेष नहीं बच रहा, तो आपकी प्रमेय हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे मैं और एक उदाहरण ले लेता हूँ, √25। तो मैं 25 को 5 × 5 लिख सकता हूँ। अब इनके फैक्टर क्या है, 25 का फैक्टर क्या, 5 × 5 हुआ। इनके दोनों के जोड़े बन रहे हैं, तो इसमें से मैंने एक बाहर कर लिया तो 5 निकल के आया। तो आपकी क्या हो जाएगी, प्रमेय संख्या हो जाएगी। इतना समझ में आ गया होगा।
कम्प्लीटली, ठीक है ना। और इससे पहले वाली वीडियो मैंने आपको अपरमेय संख्या बता ही रखी है। देखिए मैं अपरमेय संख्या फिर से बता देता हूँ, जिसे हम बट्टे के रूप में लिख सकते हैं। अब आप ये कह रहे होंगे सर इसमें आपने इसको परमेय का, ऐसे परमेय का, तो बट्टे का कहाँ है, राइट। इसके नीचे अगर मैं 1 लगा दूंगा तो बट्टे का रूप हो जाएगा, ये दोनों बट्टे का रूप हो गया ना। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, परमेय संख्या हो जाएगी। एक बात और इम्पोर्टेंट जो इस अभ्यास में पढ़ने को आएगी आगे, ध्यान दीजिएगा, अपरमेय संख्या, ठीक है ना, और एक परमेय संख्या, ध्यान दीजिएगा। अपरमेय संख्या और परमेय संख्या दोनों को मिलाकर वास्तविक संख्या बनी है। कौन सी संख्या बनी है, वास्तविक संख्या। वो क्या है उसके बारे में भी जानेंगे, ठीक है ना। तो धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। एक बहुत बढ़िया उदाहरण मैं लेता हूँ, इसी में देखते हैं ऐसा उदाहरण जो आप पहले से भी पढ़ रहे हैं। मतलब कहने का है कि मैं बात कर रहा हूँ पाई की। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, पाई की। सभी ने पाई का मान पढ़ रखा है कि 22/7 होता है। कितना मान होता है, पाई का मान 22/7 होता है। ये सभी लोगों ने पढ़ रखा है। अब आप सभी ये सोच रहे होंगे सर ये तो बटे में लिखी हुई है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, परमेय संख्या होगी। नहीं, ये आपकी अपरमेय संख्या हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जो है ये जो 22/7 मान पाई का होता है ये लगभग में होता है। किस में होता है, लगभग में। अगर इसका भाग दिया जाएगा तो 3.14, ये संख्याएं क्या है, बढ़ती जाएंगी बढ़ती जाएंगी, ठीक है ना, जो रुकती नहीं है, ठीक। तो 22/7 ये आपका पाई का जो मान निकल रख के आता है, ये आपका किस में होता है, लगभग में। ध्यान समझ में, ठीक है ना। पाई का मान 22/7 होता है लगभग में, तो आपकी क्या हो जाएगी, अपरमेय संख्या होगी, परमेय संख्या नहीं होगी, ठीक है। और मैंने आपको क्या बता रखा है कि अपरमेय संख्या और परमेय संख्या दोनों को मिलाकर वास्तविक संख्या बनती है, ठीक है ना। जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे जब जो सवाल आएंगे। चलिए इसके बाद और क्या क्या पूछते हैं उसके बारे में भी जानते हैं। आइए देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय। अब आप ये सोच रहे होंगे सर इसमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कहाँ है। जब हम उदाहरण पढ़ेंगे और सवाल जब पढ़ेंगे ना तो उसमें पूछे जाएंगे, उसमें हम आपको ये बताएंगे कि कहाँ पर पाइथागोरस का प्रमेय का प्रयोग होता है, ठीक है ना। तो पहले हम इसे विस्तार में समझाते हैं। मतलब कहने का है पाइथागोरस जी जो थे, जो पाइथागोरस जी थे, ठीक है ना, उन्होंने एक बहुत बढ़िया मान बनाया जिससे हमारा सवाल सिंपल तरीके से हल होने लगा था। इसे हल करने का एक तरीका होता है जो फार्मूले द्वारा हल होता है, ठीक है ना। पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला क्या होता है वो पहले मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना। ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसे हल कैसे करते हैं ध्यान दीजिएगा। ये सिर्फ केवल आपके समकोण त्रिभुज में ही हल होगा। ये फार्मूला समकोण त्रिभुज में ही लगेगा। त्रिभुज देखिए मैं जैसे बनाता हूँ, ठीक, जिसकी एक रेखा सीधी हो, ठीक है ना, जो 90 अंश का कोण बनाती है, उसी में आपका ये फार्मूला लगेगा। जैसे मैं इनको मान दे देता हूँ ABC। अब प्रश्न ये उठ रहा है कि सर इसमें कर्ण कौन सा है, लंब कौन सा है, आधार कौन सा है। यही आप सोच रहे होंगे, पूरा क्लियर समझाता हूँ, समझिएगा। जैसे जैसे यहाँ पर ए बिंदु हमारा कोण बना रहा है। कोण, जिस बिंदु पर कोण बनता है उसकी सामने वाली भुजा जो होती है हमारी लंब होती है। क्या होती है, लंब होती है, ठीक है ना, समझ में आया। और लंब के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। क्या होती है, कर्ण। अब दो भुजा समझ में तो आ ही गई, तो नीचे की भुजा फिर क्या हो जाएगी, आपकी आधार हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, आधार। समझ में आया। तो इसको अगर लिखने का तरीका क्या है, कर्ण क्या है, AC, तो यहाँ लिख देंगे AC स्क्वायर बराबर लंब क्या है, BC, तो लिख देंगे BC स्क्वायर प्लस, और आधार क्या है, AB, तो लिख देंगे AB स्क्वायर। समझ में आया। इसे हल करने का तरीका क्या है
वो भी जानेंगे। जैसे यहाँ पर मैं कोई दो संख्या दे देता हूँ, यहाँ पर आधार लंबकर्ण समझ में आ गया होगा आपको कि जो एंगल पर कोण बनता है, ठीक है ना, जो बिंदु कोण बनाता है उसकी सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, और उसके बाद उसके सामने वाली भुजा कर्ण होती है, और लंब कर्ण मालूम चला तो सिंपल बात, तीसरी भुजा क्या हो जाएगी, आपकी आधार हो जाएगी। अगर अब यहीं पर से अगर मैं ये कोण यहाँ से हटा के अगर मैं यहाँ कोण बना दूँ ऊपर साइड, समझ में आ रहा है ना, तो ऊपर बने तो इसके सामने वाली भुजा ये आपकी लंब हो जाएगी फिर, ठीक है ना, ये आपकी आधार हो जाएगी, ठीक है, ये आपकी कर्ण हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना। चलिए एक सवाल करते हैं सिंपल सा, ज़्यादा कठिन सवाल नहीं लेंगे, इनको लिखा रहने देता हूँ, मैं सवाल समझाता हूँ कैसे। जैसे मान लीजिए कि मैं ए बी मैंने 1 ले लिया 1 सेंटीमीटर, और बी सी भी मैंने क्या किया 1 सेंटीमीटर ले लिया। हमें लंब भी मालूम है, आधार मालूम, कर्ण नहीं मालूम। कर्ण को ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो कर्ण में हमारा ए सी है तो ए सी लिखा रहने देंगे, ठीक है ना, ए सी को लिखा रहने देंगे। और आधार क्या निकला, आधार ए है, 1 है, और ए बी भी 1 है, तो लंब हमारा कितना है 1 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 1 स्क्वायर प्लस आधार क्या है 1 है, तो 1 स्क्वायर। अब 1 का गुणा चाहे जितनी बार करे, समझ में आ रहा है ना, 1 का गुणा चाहे जितनी बार करे 1 ही आता है, आपको ये भी मालूम है। तो यहाँ लिख देंगे AC स्क्वायर बराबर 1 + 1। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ पर अंडर रूट चढ़ाएंगे, ठीक है ना, मतलब AC लिखा है, कंप्लीट समझ में आ रहा है। यहाँ पर जो है दोनों में जो है 1 और प्लस का 1 अंडर रूट चढ़ गया, 1 1 को जोड़ देंगे तो AC बराबर आ जाएगा √2। तो कर्ण का मान कितना निकल के आया, √2। इस प्रकार कितने भी मान दिए जाएं, ठीक है ना, पाइथागोरस से हल करने की बात करता है। जैसे कर्ण दे दे, लंब ज्ञात करने के लिए दे दे, कर्ण आधार दे रहा, लंब ज्ञात करना है, तो वहाँ पर मान रख देंगे, लंब ज्ञात हो जाएगा, ठीक है ना। आधार की बात करता है तो लंब कर्ण दे देगा, आधार ज्ञात कर लेंगे। मतलब सिंपल तरीके से हल करना है आपको, ये बिल्कुल सिंपल ट्रिक है। और लगाना किस में है, जिसमें समकोण वाले त्रिभुज में, ठीक है ना, जो समकोण त्रिभुज होते हैं उसी में आपको ये फार्मूला का प्रयोग करना है, जिसे हम क्या कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। अब आइए चलते हैं उदाहरण की तरफ, देखते हैं उदाहरण नंबर पहला प्रश्नावली 1.2 का क्या कह रहा है। कह रहा है संख्या रेखा पर √2 का स्थान निर्धारण को निरूपित कीजिए। अब √2 संख्या रेखा क्या होती है, सबसे पहली चीज़ तो आप ये सोच रहे होंगे। संख्या रेखा देखिए मैं खींचता हूँ ये, ठीक है ना, जो आपका 0 से और इधर आपका प्लस में चलता है और इधर आपका माइनस में चलता है, समझ में आ रहा है ना। कह रहा √2 को संख्या रेखा पर निर्धारण करना है। ध्यान दीजिएगा, अगर √2 की बात कर रहा है, यहाँ प्लस के √2 की बात कर रहा है, प्लस की बात करता है तो इधर करना है, और अगर यहीं पर कहते हैं माइनस के √2 को तो इधर करते। प्लस की बात कर रहा √2 को कैसे निर्धारण कर, तो मैंने अभी आपको बताया एक ट्रिक पाइथागोरस प्रमेय वाली, याद है ना, पाइथागोरस प्रमेय मैंने भी यहाँ पर सिद्ध किया था। तो सिंपल तरीके से √2 का मान निकल आया था। कैसे निकला था देखिएगा, मैं फिर से चित्र समझाता हूँ बना के। जैसे कि ये मैंने अपना चित्र तैयार किया, ठीक है ना, नाम दे देता हूँ ABC। अब यहाँ पर क्या है, इसको 1 मान लेता हूँ, इसको 1 मान लेता हूँ, और इसे ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात किया था, बताया था ना कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस क्या होगा, आधार स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पर आधार क्या है, ये कोण बनाएगा तो ये आधार हो जाएगा, ये 90 अंश का तो बना ही रहा है। तो यहाँ पर कर्ण क्या है AC, तो हो जाएगा AC स्क्वायर। उसके बाद लंब क्या है BC, तो BC स्क्वायर प्लस आधार क्या है AB स्क्वायर, मान रखेंगे।
तो मान रखेंगे, तो कर्ण तो दे नहीं रखा, कोई बात नहीं, इसे लिख देंगे BC 1 स्क्वायर, AB A स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना? दोनों को गुणा कर देंगे तो 1 + 1 और दोनों को ऐड कर देंगे तो AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2। यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ पर अंडर रूट में आ जाएगा तो AC बराबर आ जाएगा √2। तो कर्ण का मान सिंपल निकल के आया √। इस विधि से इसे हल करेंगे। कैसे हल करेंगे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मैंने नीचे क्या कि 1 सेंटीमीटर की रेखा मानी है, तो यहाँ क्या करेंगे 0 से 1 के बीच में क्या करेंगे, एक हमने रेखा मान लिया, ठीक है ना। कितनी है, 1 सेंटीमीटर की। फिर पटरी की सहायता से फिर ऊपर 1 सेंटीमीटर की रेखा और खींचनी है। कितनी, 1 सेंटीमीटर की। किसकी सहायता से, पटरी की सहायता से खींच लिया। अब उसके बाद ये दोनों रेखाओं को मिला देना है। क्या करना है, मिला देना है। इन दोनों रेखाओं को इस प्रकार मिला देना है, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, ये 1 है, ये भी 1 है, तो ये आपका √2 निकल के आया मान। समझ में आया। अब इसे कह रहा है निरूपित भी करना है। निरूपित करने के लिए कुछ नहीं करना है, एक प्रकार और पेंसिल लेना है। प्रकार की नोक को 0 वाले पॉइंट पर रख देना है और पेंसिल की नोक को यहाँ इस बिंदु पर रखना है। कहाँ पर, ऊपर वाले बिंदु पर रखना है। जैसे मैं अभी देखिए नाम दे देता हूँ, नाम इसको मैं दे देता हूँ, ये आपका A हो गया, सिंपल तरीके से आपका B हो गया और ये आपका C हो गया। तो A वाले बिंदु पर आपको प्रकार की नोक रखनी है, ठीक, और C वाले बिंदु पर आपको पेंसिल की नोक रखनी है, कुछ इस प्रकार। और रखने के बाद यहाँ से डैश 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 करके इस प्रकार आपका चित्र तैयार हो जाएगा। और हमें बस इतना ही करना था। सिंपल तरीके से समझ में आया क्या किया है। तो ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। ये बात और ध्यान दीजिएगा, ये आपका रफ कार्य है। ये मैंने आपको सिर्फ कैसे सवाल को हल करना है ये मैंने आपको विधि समझाया है, ठीक है ना। इसे रफ कार्य पे कीजिएगा कंप्लीटली। आइए देखते हैं उदाहरण अगला, ठीक है ना। उदाहरण अगला क्या कह रहा है, कह रहा है संख्या रेखा पर √3 का स्थान। अभी हमने क्या √2 का किया था। अब √3 को क्या करेंगे, कैसे करेंगे कि √3 निर्धारित हो जाए, ठीक है ना। तो फिर वैसे ही करेंगे सिंपल तरीक़ा से। क्या करेंगे कि एक लाइन खींचेंगे संख्या रेखा की तरह, मान देंगे 0 1 2 3, इधर -1 -2, समझ में आ रहा है ना, और यहाँ पर -3। ध्यान देते हैं करना क्या है। सिंपल तरीका है, यहीं पर इसी तरीके को आजमा लेंगे और मान निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, अभी तो आप कह रहे थे सर ये सिंपल तरीके से तो हल कर लिया हमने, पर सर जी ये समझ में नहीं आ रहा कि इसको हल कैसे करें। कंप्लीट समझ में आ रहा होगा ना, आप यही कह रहे होंगे सर इसको हल कैसे करें सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमको। देखिए हल करने का सिंपल तरीका ये है कि पहले मैंने क्या किया था, इससे नीचे वाले आधार को 1 और लंबों को भी मैंने 1 माना था, तो ये वाला मान तो √2 निकल आया सिंपल तरीके से। अब क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो √2 ये मान निकला ना, पहले इस चित्र को यहाँ बना लेते हैं ना। क्या करेंगे, यहाँ पर ये एक रेखा 1 सेंटीमीटर की मान, और यहाँ पटरी से खींचकर यहाँ ऊपर भी 1 सेंटीमीटर की ले लिया था। तो ये रेखा क्या बन गई थी हमारी, √2 बन गई थी। सभी को याद है, कंप्लीट समझ में आ रहा है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ जो रेखा है बनी हुई है, ठीक है ना। अब इस रेखा पर यहाँ कितने सेंटीमीटर की रेखा लें कि ये जो रेखा बने हमारी नई वो √3 निकल के आए। तो देखिए ध्यान दीजिए, √2 का अगर मैं यहाँ स्क्वायर कर देता हूँ तो स्क्वायर से तो √2 खत्म हो जाएगा ना। क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा, और 2 में 1 अगर मैं ऐड कर दूं तो 3 निकल के आ जाएगा। दिमाग लग रहा है, कुछ समझ में आ रहा है ना, कि यहाँ पर जो है अगर मैं 1 सेंटीमीटर की रेखा और खींच दूँ, अब खींचना कहाँ सवाल ये भी उठ रहा है, तो आपको चांदा लेना है। चांदा को इस वाली लाइन पर रखना है और यहाँ से 90 अंश का कोण बनाना है। कितना बनाना है आपको, 90 अंश का कोण बनाना है आपको, ठीक है ना। यहाँ पर आप चांदा रखेंगे तो चांदा की जैसे मेन, देखिए मैं चांदा बना के, जैसे चांदा हो गया आपका
ठीक है ना ये, और इसमें सीधा 90 अंश होता है ना। और ये मेन वाली लाइन होती है, जो मेन वाली लाइन होती है इसको इस लाइन के ऊपर रखना है और चांदे को देखना है क्या, यहाँ पर इस बिंदु को इस बिंदु से मिलाना है, ये वाले बिंदु को इस वाले बिंदु से मिला लेना है आपको, और इस लाइन को इसी लाइन के ऊपर चढ़ा देना और रख देना। देखने के बाद आपको ये देखना है कि 90 अंश कहाँ पर बन रहा है, यहाँ बन रहा है कि यहाँ बन रहा है कि यहाँ बन रहा है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है 90, उसके बाद पटरी से 1 सेंटीमीटर की रेखा खींच लेनी है। समझ में आ रहा है ना, कितना खींचना है मुझे, 1 सेंटीमीटर। और उसके बाद यहाँ जब 1 सेंटीमीटर यहाँ खींच लिया, अब यहाँ पर क्या है, इस वाली रेखा को फिर क्या करेंगे, इस वाली रेखा से मिला देंगे कुछ इस प्रकार। ये आपका √3 का मान निकल के आया। अब इसी को ये मान जो मैंने निकाला है इसी को इसमें हल करके देख लेते हैं एक बार, मान आता है कि नहीं आता है ना। देखिए हल करते हैं, सिंपल तरीके से हल करेंगे। यहाँ पर क्या है, ये आपका क्या है √2 हो गया, ये आपका 1 हो गया। कर्ण हमको फिर ज्ञात करना है, तो क्या है AC ज्ञात करना है हमें, ठीक है ना। BC अर्थात कहने वाला लंब 1 है, स्क्वायर हो जाएगा। आधार √2, तो √2 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना। यहाँ पर AC का होल स्क्वायर, 1 का तो 1 ही रह जाएगा, यहाँ प्लस। अब यहाँ √ से स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो बचेगा क्या, सिर्फ केवल 2, ठीक है ना। तो यहाँ पर AC स्क्वायर बराबर 2 में 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 3, और यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे, यहाँ √ चढ़ा देंगे तो AC बराबर हो जाएगा √3। समझ में आया। इस मान को कैसे हमने यहाँ पर निरूपित किया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, निर्धारण तो हमने कर लिया सिंपल तरीके से, अब निरूपित कैसे करेंगे। निरूपित करने के लिए मैंने वही तरीका क्या करना है कि ये मुख्य बिंदु 0 वाले बिंदु पर क्या करना है, प्रकार की नोक को रखना है, ठीक है। और यहाँ पर जो है ऊपर वाली ये इस वाले बिंदु पर आपको पेंसिल की नोक रखनी है, और बस पेंसिल के और प्रकार की नोक रखने के बाद कुछ इस प्रकार डैश 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 करके इस प्रकार मिला देना है, और आपका यह सवाल भी कंप्लीटली तरह से हल हो गया। इस प्रकार की चाहे 5, 6, 7, 8 जो भी मान दे दे, इस प्रकार से सिंपल तरीके से हल करना, माइंड को लगाना, देखना क्या है कि ये कैसे आएगा, इसी प्रकार ये आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो आपके सिंपल उदाहरण थे। आइए चलते हैं अभ्यास की तरफ। प्रश्न नंबर पहला क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर पहला कह रहा है नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। समझिएगा क्या कह रहा है, कह रहा है नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ उत्तर देना है, ठीक है। पहला नंबर कह रहा प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, ठीक है ना। क्या कह रहा है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो अपरिमेय संख्या मैंने आपको बता रखी है जो बटे के रूप में ना लिखी जाए, ठीक है ना, जो सिंपल हो, ठीक है। जैसे कि √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, आपका 7 हो गया, √6 हो गया, ठीक है ना। ये आपकी अपरिमेय संख्या हो जाती हैं। और वास्तविक संख्या क्या होती है, ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको पहले बताया वास्तविक संख्या वो होती हैं जो परिमेय और अपरिमेय दोनों को मिलाकर बनी हो। तो सीधी सी बात है, अपरिमेय संख्या में वास्तविक संख्या आपकी आ जाएगी। वास्तविक संख्या में जैसे कि √2 हो गया, 1/4 हो गया, 3/2 हो गया, √5 हो गया, सभी जो हैं आपकी वास्तविक संख्या का रूप लेती हैं। तो ये कथन क्या हो जाएगा, आपका सत्य हो जाएगा। दूसरा नंबर कह रहा संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु √5 के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या। भाई प्राकृतिक संख्या का मतलब क्या होता है, मैंने बता रखा प्राकृतिक संख्या वो होती है जो आपकी 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक जाती है ना। और ये कह रहा है यहाँ पर √5 के रूप का होता है। तो भाई यहाँ पर किसी संख्या में तो √5 चढ़ नहीं सकता, तो ये कथन क्या हो जाएगा, आपका असत्य हो जाएगा, कंप्लीटली
अगला कह रहा प्रत्येक वास्तविक संख्याएं, एक परमेय संख्या होती तो वास्तविक संख्या में भी ये परमेय संख्या परमेय दोनों आती हैं, तो परमेय संख्या भी है और इसमें अपरमेय भी आती, तो कथन क्या हो जाएगा आपका, ये भी असत्य हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियरी तरह से समझ में आ गया होगा। और फिर भी अगर समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक, दूसरा नंबर क्या कह रहा है प्रश्न, दूसरे नंबर को भी देख लेते हैं एक बार। ठीक है ना, दूसरा कह रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरमेय है, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परमेय है। समझिएगा, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरमेय है, नहीं है। मैंने भी आपको बता रखा था कि जैसे कि √1 है, ये आपकी क्या है, अपरमेय नहीं होगी, ये आपकी परमेय हो जाएगी। ठीक है ना, और √4 हो गई, ये भी आपकी क्या हो जाएगी, परमेय हो जाएगी। और ले लीजिए √16 ले लीजिए, ये भी आपकी क्या हो जाएगी, परमेय हो जाएगी। ठीक है ना, अब उसके बाद क्या कह रहा है, तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परमेय है, तो ये आपकी क्या है, सभी आपकी परमेय हो जाएंगी। समझ में आ रहा है। और भी अगर आपको उदाहरण लिखना है तो और भी लिख लीजिए, जैसे कि √64 हो गया, √36 हो गया, ये सभी √ से बाहर हो जाएंगी, तो आपकी क्या हो जाएंगी, आपकी परमेय संख्या। इसका हो जाएगा तो ये भी आपका क्या होगा, सिंपल तरीके से 1 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, इसका 8 हो जाएगा, इसका 6 हो जाएगा। तो ये आपके सिंपल, अगर इनके नीचे मैं 1 लिख दूंगा तो ये आपकी क्या हो जाएंगी, परमेय संख्या हो जाएंगे। वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परमेय संख्या है। समझ में आया, परमेय संख्या कैसे हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर वर्गमूल है, वर्गमूल समझ में आ ही रहा होगा कि भैया इसका मैंने क्या किया, इसके मैंने फैक्टर कर दिए, फैक्टर करने पर उसके जोड़े बन गए, जोड़े बन के आपके 4 निकल। देखिए मैं विस्तार में जैसे बताता हूँ, जैसे √16 है, √16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 × 4 लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर 4 × 4 क्यों लिख दिया, ये भी समझिएगा। अब जैसे 4 × 4 लिखा तो इसे मैं 4 × 4 न लिख कर इसे मैं 4 का होल स्क्वायर भी तो लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना। अब स्क्वायर से क्या होगा, √ खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 4। ये भी तरीका है, और एक तरीका ये भी है कि 2 बार 4 लिख दीजिए, इसमें से एक 4 बाहर कर लीजिए। समझ में आया ना, तो ये आपकी क्या हो जाएंगी, परमेय संख्या होगा। और सिंपल सा उदाहरण था, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या हुआ। प्रश्न नंबर अगला कह रहा संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो वही सिंपल ट्रिक थी, मैंने बता रखा था कि पाइथागोरस प्रमेय लगा लीजिए। अभी तक तो आप सोच रहे होंगे सर जी √3 √2 तो ठीक था सर, अब आपने √5 एक और नया बता दिया। सिंपल तरीके से हल करेंगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो वैसे सिंपल क्या करेंगे, पहले एक मतलब एक जो है सिंपल तरीके से लाइन खींचेंगे, लाइन में क्या करेंगे, फिर वही पोजीशन जो हम मानते हैं शुरू से वही मानते चलेंगे। ठीक है ना, सिंपल तरीके से, और वही फार्मूला लगाएंगे। कौन सा, रफ्कार पाइथागोरस वाला, याद है ना आपको सभी को, पाइथागोरस। पाइथागोरस चित्र बना देता हूं, नाम दे देता हूं ABC, और ये कोण है तो ये आपका लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। लिख देता हूं AC² बराबर BC² प्लस AB², मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा हल करने का तरीका क्या है। मैंने क्या किया था, पहले क्या √2 को निकालने के लिए क्या किया था, इस रेखा को 1 माना था, और इधर भी इस रेखा को क्या किया था, 1 माना था। इसमें वही सिस्टम मैंने किया है जो पहले वाले में किया। क्या बताया था कि प्रकार जो है, चांदा लेना है, और चांदे का इस लाइन से मिलाकर 90 अंश यहाँ पर रखेंगे तो सीधी रेखा 90 अंश का कोण बन जाएगा। अब इसे मिला देंगे तो ये आपका कितना बन जाएगा,
2। फिर बताया था कि चांदे की नोक यहाँ रखेंगे, फिर 1 सेंटीमीटर को कुछ इस प्रकार खींचेंगे और ये आपका क्या बन जाएगा, √3। समझ में आ रहा है ना। फिर इसमें रखेंगे, फिर एक इस प्रकार 1 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे तो ये आपका आ जाएगा √4। कैसे, 3 1 4। समझ में आया ना। फिर रखेंगे एक, इसी में फिर चांदा रखना है और फिर एक 90 अंश का कोण इस प्रकार बनाना, इधर ही नीचे को चला आएगा तो यहाँ पर ये जो रेखा बनेगी ये आपकी क्या हो जाएगा, √5। अभी √5 अब कह रहे होंगे सर √5 कैसे आ गए, समझाता है। देखिए सभी आपकी 1 1 सेंटीमीटर की रेखाएं हैं, ठीक है ना। इसको जो है ये वाले, ये जो आपका बना हुआ है इसे जो है मैं यहाँ सिद्ध करूँगा। √5 कैसे निकल के आता है देखते हैं। तो कर्ण आपका क्या है, सिंपल तरीके से हल करेंगे तो ये √5 का मान कैसे निकलेगा वो ध्यान देंगे। तो मतलब ये जो है ये कोण बन रहा है, ठीक है ना। तो ये आपका कर्ण हो गया, समझ में आ रहा है, ये लंब हो गया या आधार हो गया, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, AC तो लिखा रहने देंगे, कर्ण ज्ञात हो जाएगा। अब BC क्या है, BC आपका ये 1 है, ठीक है ना। और AB क्या है, √4 है, तो √4 का होल स्क्वायर। तो आपका आ जाएगा AC² बराबर आ जाएगा 1 प्लस और √4 से तो √4 है और यहाँ पर 2 है स्क्वायर में, तो स्क्वायर से √ खत्म हो जाएगा, सिंपल बचेगा क्या, 4। तो AC² बराबर आ जाएगा 4 में 1 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 5। यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे, यहाँ क्या करेंगे, √ चढ़ा देंगे तो AC बराबर आ जाएगा √5। समझ में आया किस प्रकार ज्ञात किया हमने। तो ये मान कितना निकल के आएगा, √5। अब इसे क्या करना है, हमें निरूपित करना है। निरूपित कैसे करेंगे, तो वही सिंपल ट्रिक कि प्रकार की नोक को मुख्य बिंदु पर रखना है आपको यहाँ पर, ठीक है ना। और क्या करना है, पेंसिल की नोक को यहाँ पर रखना है, बढ़िया घुमावदार चित्र बनाना है बेहतरीन तरीके से। आपका कुछ डैश डैश करके इस प्रकार आपका जो है चित्र इस प्रकार जो है जाएगा। सभी को इसी प्रकार करना है, सभी में आपको नोक रखना और सभी आपकी इसी प्रकार डैश डैश करके आ जाएंगे। सभी में आपको इसी तरह करना है, ठीक है ना। सब में आपको नोक रखना है। कहने का तात्पर्य है पहले पेंसिल की नोक 5 में रखिएगा, घुमा दीजिएगा, फिर 4 में रख के घुमाइएगा, फिर 3 में रख के घुमा दीजिएगा, फिर 2 में रख के घुमा दीजिएगा। तो आपका चित्र सिंपल तरीके से निरूपित हो जाएगा। समझ में आया ना। मैंने अभी आपको बता रखा था, चाहे वो 6 7 8 चाहे जितनी भी संख्या दे दे, ठीक है ना, कोई भी संख्या दे दे, इसी प्रकार सिंपल तरीके से पाइथागोरस प्रमेय की हेल्प से इस सवाल को हल कर लेंगे, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, अगले चैप्टर में फिर पढ़ेंगे 1.3 कैसे पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर वीडियो कहीं भी अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल के लिख दीजिएगा, मैं आपके सभी डाउट क्लियर कर दूंगा। जब तक के लिए जय हिंद,